हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी बिहार तथ्य संग्रह। इसमें आपके बिहार का प्राचीन इतिहास और बिहार की सामान्य जानकारी है। ये क्लास आपकी जो आपके बिहार में आगे परीक्षा होने जा रही है आपकी बिहार पुलिस, जीडी जनरल कांस्टेबल, जेल वार्डर, प्रोविहेंसन यानी कि मद्य निषेध पुलिस, और आपकी मोबाइल स्क्वाड, चलंत दस्ता सिपाही और ऑपरेटर, ये सभी संबंधित परीक्षाओं के लिए आपकी ये वीडियो हेल्पफुल है। और भी आपके जितने भी एग्ज़ाम बिहार में होते हैं उन सब के लिए, क्योंकि इसमें आपके सामान्य जानकारी और बिहार का पूर्व प्राचीन इतिहास है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये ये बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है आपकी ये क्लास। सबसे पहले है बिहार सामान्य परिचय। तो इसका नामकरण बिहार कैसे पड़ा? 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल चैत्य भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं औदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है आपकी, ये है बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार। जो है आपका इसकी भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक है। देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक है। भारत में स्थिति क्या है इसकी? तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और राज्य की आकृति कैसी है? तो आयताकार है बिहार राज्य की आकृति। अगला पॉइंट है बिहार के प्रमंडल एवं जिले। तो ये बिहार राज्य का मैप है। इसमें 9 प्रमंडल हैं, जिसमें कौन से हैं? प्रमंडल एवं संबंधित जिले। तो पहला है सारण। सारण में जिलों की संख्या 3 है। इसका मुख्यालय छपरा में है और इसे जो संबंधित जिले हैं वो सारण, सिवान, गोपालगंज है। दूसरा है तिरहुत। तिरहुत में 6 जिलों की संख्या है। मुजफ्फरपुर इसका मुख्यालय है। इसमें जो जिले हैं वो 6 हैं: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। अगला है दरभंगा। इसमें 3 जिले हैं और इसका दरभंगा ही मुख्यालय है। इसमें जो जिले हैं वो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर है। कोशी में 3 जिले हैं। सहरसा मुख्यालय है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, इसमें 3 जिले हैं। पूर्णिया, इसमें 4 जिले हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इसमें जिले हैं। पटना में 6 हैं जिलों की संख्या। और पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास इसमें इसके संबंधित जिले हैं। अगला है मगध प्रमंडल। मगध में आपके 5 जिले हैं। कौन से? और इसका जो मुख्यालय वो गया है। इसमें जो जिले हैं वो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। अगला है मुंगेर। मुंगेर में 6 जिले हैं: मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। अगला है आपका भागलपुर। भागलपुर आपका जिसमें 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो ये आपके बिहार में प्रमंडल पूछे तो 9 हैं, प्रमंडल 9 हैं। और इसमें जो सबसे बड़े प्रमंडल हैं वो आपके मुंगेर, पटना और तिरहुत हैं। और सबसे जो छोटा है वो आपका भागलपुर है, जिसमें 2 ही जिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये है आपका बिहार का गठन एवं पुनर्गठन। 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। बंगाल राज्य 1905 ईस्वी में अलग हो गया। अगला है पॉइंट, बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। जो बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, तब वो बिहार राज्य 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और अब है नेक्स्ट पॉइंट, बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार के कुल 37 जिले एवं 54.155% भूमि शेष रह गया।
2000 ईस्वी में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया। बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का 45% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ बिहार राज्य से। अब है आपका बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य गठन की अधिसूचना की गई और इस बिहार में झारखंड एवं उड़ीसा सहित थे। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन किया गया जिसमें झारखंड और उड़ीसा थे। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन किया। वर्तमान में जो उड़ीसा तो बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य का गठन हो बिहार से पृथक झारखंड राज्य हो गया और इसका गठन हो गया 15 नवंबर 2000 को। बिहार विशेष तथ्य, बिहार स्थापना दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो बिहार राज्य का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या कितनी है तो कुल जनसंख्या है वो आपकी 10,40,99,452 है। और कुल जनसंख्या है बिहार जाति गणना 2022-23 के अनुसार है तो वो 13,07,25,310 है। अगला पॉइंट है लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है तो 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो 173 फीट, औसत वर्षा तो 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 2.86% है। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब है प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन में प्रमंडल कितने हैं तो 9 हैं। जिला तो 38 जिले हैं और सबसे जो नया जिला है वो अरवल है। अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, पंचायत 8053 है, नगर निगम 19 है, 19वां नगर निगम सहरसा है, नगर परिषद 89 है, नगर पंचायत 156 और पुलिस जिला है वो आपकी 44 है। 40 पुलिस जिला तथा 4 रेल पुलिस जिला है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। 4 रेल पुलिस जिला जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना है। नेक्स्ट है बिहार की विधायिका। तो बिहार की विधायिका कैसी है तो द्विसदनी है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनी है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243, बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75, लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं। कटोरिया, बांका एवं मनिहारी कटिहार। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम है। अगले हैं राज्य की सीमा। तो उत्तर में नेपाल देश है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दूसरा है दक्षिण में झारखंड राज्य है और इससे 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है और इससे 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जिससे 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। अगले हैं बिहार राज्य के राजकीय प्रतीक। सबसे पहले राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष है जो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष पीपल है धार्मिक मान्यताओं के कारण। राजकीय पुष्प गेंदा है जो 2013 में घोषित हुआ। राजकीय पशु बैल है जो 2013 से जो पहले था वो रीछ था, उसके बाद बैल हो गया है। अगला है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी गौरैया है। 2013 से पूर्व फाख्ता थी, 2013 के बाद गौरैया हो गई। राजकीय मछली मांगुर है और 2008 में घोषित हुई। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अगला है बिहार का राजकीय गीत कौन सा है तो बिहार का जो राजकीय गीत है वो है आपका मेरे भारत के कंठार तुझको शत शत बंदन बिहार। गीतकार कौन है तो सत्यनारायण लाल है। संगीतकार कौन है तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है।
मान्यता कब दी गई? तो वर्ष 2012 में। और बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। गीतकार कौन है इसके? तो एम आर चिश्ती हैं। दूसरा है बिहार का इतिहास। तो प्राचीन बिहार का इतिहास है पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश। सबसे पहले प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत, इसमें पहला पॉइंट है। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकारों के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए जो मुंगेर, चिरांद यानी कि सारड़, चैचर यानी वैशाली, मनेर यानी पटना एवं सोनपुरा यानी सारड़ से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए। दूसरा है मौर्यकालीन अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए। तीसरा है बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक और खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातत्विक स्रोत हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मैगस्थनीज की इंडिका, फायान, इसिंग हैंसांग के यात्रा वृतांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब है पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दूसरा है दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए और ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। दूसरा है मध्यपाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। दूसरा है दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। अगला है ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारड़, चैचर वैशाली, मनेर पटना, सनवार रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है कैमूर की पहाड़ियाँ। नवादा और जम्मू से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं और ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। अगला है ताम्रपाषाण काल। ये चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, शनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल। वैदिक काल में पहला पॉइंट है आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया। 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाजनपद काल। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपदों के रूप में हुआ। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। अगला पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कौन से हैं और इनकी राजधानी क्या थी और वर्तमान में कहाँ है। सबसे पहले है मगध।
इसकी राजधानी गिरिब्रज और राजगृह, ये वर्तमान में पटना, गया और नालंदा क्षेत्र में है। दूसरा है अंग, इसकी राजधानी चंपा है। चंपा बिहार, जो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर में। बज्जी संघ, इसकी राजधानी वैशाली है। वर्तमान क्षेत्र वैशाली मुजफ्फरपुर है। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में है। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती और वर्तमान में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है, यानी कि अयोध्या। अगला है महाजनपद मल्ल, इसकी राजधानी कुशीनगर थी और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान में दिल्ली है। पांचाल की राजधानी अयछत्र थी, वर्तमान में बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश में है। शूरसेन मथुरा, जो उत्तर प्रदेश मथुरा में है। चेदी की राजधानी शुक्तमती थी, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ग्वालियर में है। अगला है आपके अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन और महेशमती, ये मध्य प्रदेश उज्जैन में है। वर्तमान में मत्स्य विराटनगर, जो राजस्थान के जयपुर वाला क्षेत्र है। अशमक, ये पोतन या पोतली इसकी राजधानी थी और महाराष्ट्र, तेलंगाना, और ये एक ऐसा महाजनपद है जो मात्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। कंबोज, इसकी राजधानी हाटक राजपुर और ये पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान। और लास्ट था 16वां महाजनपद गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला और पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में। अगला है 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। बज्जी, लिच्छवी जो वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र का है। मगध, ये पटना गया नालंदा वाला क्षेत्र और अंग भागलपुर मुंगेर क्षेत्र वाला। बज्जी संघ महाजनपद, बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाक इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। अगला है लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विद्रोह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध जनपद, ये मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियां रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपलाचल से घिरा नगर था। अगला है मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तीसरा है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेरपुर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अगला है मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है और बृहद्रथ मगध वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। मगध के उत्कर्ष के कारण मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई व यातायात की सुविधा उपलब्ध थी और मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से भरपूर था। अब है हर्यक वंश। ये 544 से 412 ईसा पूर्व। बिम्बिसार का जो कार्यकाल था वो 544 से 492 ईसा पूर्व था और इस वंश की स्थापना बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और बिम्बिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय किया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी और उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मध्य की राजकुमारी थी। बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया और बिम्बिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिम्बिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अब है अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु बिम्बिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुणिक था।
बिम्बिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री बाजरा से हो गया और अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। अगला शासक है उदयन। उदयन का जो शासनकाल है वो 460 से 444 ईसा पूर्व तक रहा। पहला पॉइंट है सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, जो गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर है। अगला पॉइंट है उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। हरेक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में अपने पिताओं की हत्या की है तब गद्दी पर बैठे हैं। अगला है शिशुनाग वंश। इसका जो शासनकाल है वो 412 से 344 ईसा पूर्व था। जो शिशुनाग ने हरेक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकबड़ कहा गया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया और कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अगला है नंद वंश। ये 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मानंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की और पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। महापद्मानंद ने पांचाल, इक्ष्वाक, काशी, अस्मक, कलिंग और मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के समय हुआ, जो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट महापद्मानंद था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन थे और इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला है नंद वंश। आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया और घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना 321 से 184 ईसा पूर्व। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शासनकाल 321 से 298 ईसा पूर्व रहा। इसमें पहला पॉइंट है जस्टिन एवं स्ट्रैम्बो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क एवं मैरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। ये आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि सैंडोकोटस किसने और किसको कहा और एंड्रोकोटस किसने और किसको कहा। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, इन्हीं को कौटिल्य कहते थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो सेल्यूकस की पुत्री से हुआ और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज को भेजा। मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र और पूरब में बंगाल तक था। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद
बिंदुसार, बिंदुसार का जो शासनकाल वो 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, उसे अमित्रघात, शेषसेन आदि नाम से भी दिया गया। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक मोखलीपुत्र गौशाल थे। अगला जो शासक है वो है अशोक। अशोक का शासनकाल 269 से 332 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नैतुर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। सहेली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अगला पॉइंट है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब है अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। तो 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन किया और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। और अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला पॉइंट है अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशौन, दशरथ, संप्रति, शालिशुलक, देववर्धन और शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। तो अगर मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है तो बृहद्रथ था और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। अब है मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में राजा संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, प्रांत, विषय, ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य एवं तीर्थ होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। प्रमुख अधिकारी थे समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान, पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रधान, अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार और सेनापति सैन्य विभाग का। नेक्स्ट पॉइंट है कौटिल्य ने मौर्य शासन के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया। उनके अनुसार एक राज्य 7 परस्पर तत्वों पर निर्भर होता है: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोच, दंड और मित्र। और मौर्य काल की 4 प्रकार की सेना एवं उसके अध्यक्ष थे: पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी: धर्मस्थनी यानी कि दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन यानी कि फौजदारी न्यायालय। अगला पॉइंट है गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी: संस्था और संचार। संस्था थी एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना और संचार था घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। उत्तरापद तक्षशिला, अवंती उज्जैनी, दक्षिणापद सुवर्णगिरी, कलिंग तोसली और प्राच्य पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया। ग्राम का प्रधान ग्रामी कहलाता था। 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। प्रथम समिति
कारीगरों एवं शिल्पकारों की निगरानी। द्वितीय समिति में विदेशियों की देखभाल। तृतीय समिति में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। चतुर्थ समिति में वाणिज्य व्यापार एवं मापतौल। पंचम समिति में कारीगरों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री। और षष्ठम समिति में व्यापार पर चुंगी की वसूली। अगला पॉइंट है नगर बोर्ड के सदस्य। नगर बोर्ड के सदस्य नगर में साफ सफाई सार्वजनिक भवन की देखभाल का कार्य करते थे। इन्हें अष्टनोमई कहा जाता था। अगली है अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मौर्य काल में राज्य की आय का स्रोत कृषि उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरूच गुजरात में था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपजीवा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य कला। मौर्य कला में के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रसाद स्तंभ, स्तूप तथा एवं गुहा विहार प्रमुख है। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले। लोक कला के रूप में यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से प्राप्त किया गया। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई। ये आपका मौर्य काल का इतिहास हो गया। आगे आपका बौद्ध धर्म और उससे आगे आपका जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। ये आपकी जो आज की वीडियो है वो बिहार में चाहे आपका कोई एग्ज़ाम हो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।